स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, कनाडा 15 से 17 जून के बीच में ग्रुप ऑफ 7 यानी कि G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। मगर खास बात यह है कि इस सम्मेलन के लिए भारत को अभी निमंत्रण नहीं आया, अभी तक नहीं आया। ऐसे में इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति पर अनिश्चितता मंडरा रही है और इस पर खूब ज्यादा वाद विवाद हो रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो 6 साल में यह पहली बार होगा जब पीएम मोदी इस समिट का हिस्सा नहीं होंगे। कनाडा की धरती पर खालिस्तानी अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद में भारत के साथ कनाडा के राजनयिक संबंधों में गिरावट आई है। जस्टिन ट्रूडो के पीएम रहने से लेकर के मौजूदा पीएम कार्ने की अगुवाई में कनाडा की करतूत नहीं बदल रही। कनाडा की तरफ से भारत को अभी तक आमंत्रण नहीं मिला और इसके पीछे सिख अलगाववादियों का दबाव अहम वजह बताई जा रही है। माना यह जा रहा है कि घरेलू राजनीति के दबाव के साथ ही राजनयिक संबंधों को लेकर कनाडा भारत के साथ में खेल करना चाह रहा है। भारत का पिछले कुछ सालों में इस समूह की बैठकों में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया जाता रहा, जो उसकी बढ़ती वैश्विक भूमिका और आर्थिक ताकत को स्वीकारने का संकेत था। इस बार कनाडा की आपत्ति के कारण भारत को अभी तक आमंत्रण न दिया जाना दोनों देशों के बिगड़ते संबंधों के परिणति है। ऐसे में सवाल है कि भारत इस संबंध में कनाडा को किस तरीके से जवाब देगा। सवाल यह कि भारत के पास G7 में हिस्सा न लेने की स्थिति में कई रणनीतिक और कूटनीतिक विकल्प हैं। साथ ही कनाडा के रुख को जवाब देने के लिए कुछ कदम उठाए जाने के अवसर भी हैं। भारत G7 का स्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन वो G20, ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन जैसे मंचों में सक्रिय और प्रभावशाली भूमिका निभाता है। G20 की मेजबानी हाल में भारत ने सफलतापूर्वक की। वो 2025 में दक्षिण अफ्रीका में होने वाला है। G20 शिखर सम्मेलन में अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकता है। भारत अपनी आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इस पहल को बढ़ावा देकर ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी स्थिति को मजबूत करने के चांस हैं, जिससे G7 देशों पर निर्भरता कम होगी। भारत G7 के अन्य सदस्यों और अन्य सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत कर सकता है। ये देश भारत को वैश्विक मंचों पर एक महत्वपूर्ण भागीदार मानते हैं। हाल के वर्षों में भारत ने इन देशों के साथ रक्षा, व्यापार, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया। दोस्तों, भारत कनाडा के साथ में राजनयिक संबंधों को और सीमित कर सकता है, जैसे कनाडाई राजनयिकों की संख्या को और कम किया जाना, वीजा नीतियों को सख्त करना। इस मामले से जुड़े जानकारों के अनुसार भारत के पास में दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता को स्थगित कर सकना भी है। दोनों देशों के बीच में व्यापार समझौते पर चर्चा रुकी है। भारत इस मुद्दे को और ठंडे बस्ते में डाल सकता है। भारत कनाडा से आयात जैसे दाल, उर्वरक और खनिज पर निर्भरता को कम करने के लिए वैकल्पिक स्रोतों की तलाश कर सकता है। उदाहरण के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया या अन्य देशों से इन सामानों को उनका आयात बढ़ा सकता है। भारत कनाडाई कंपनियों के लिए निवेश और व्यापार नियमों को और सख्त कर सकता है, विशेष रूप से इन क्षेत्र में जहां पर भारत का बाजार महत्वपूर्ण है। भारत G20, ब्रिक्स और अन्य मंचों पर कनाडा की स्थिति को कमजोर करने के लिए अन्य देशों के साथ गठबंधन बना सकता है। उदाहरण के लिए भारत खालिस्तानी अलगाववाद के मुद्दे को वैश्विक मंचों पर उठाकर कनाडा पर दबाव डाल सकता है, जैसा कि उसने पहले भी किया है। भारत कनाडा के खालिस्तानी समर्थन को आतंकवाद के समर्थन के रूप में चित्रित कर सकता है, जिससे कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय छवि धूमिल होगी। दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच संबंधों में सितंबर 2023 में तब खटास आई जब तत्कालीन कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार के एजेंटों और निज्जर की हत्या के बारे में संबंधों के आरोप लगाए। भारत ने तब इन दावों को बेतुका बता करके खारिज किया था। 2 साल बाद सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं, क्या प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के नेतृत्व वाली संचालित नई कनाडाई सरकार G7 शिखर सम्मेलन के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित करेगी। पीएम मोदी और कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धताएं जताई। भारत इस अवसर का उपयोग करके कनाडा के साथ सशर्त संवाद शुरू कर सकता है, जिसमें खालिस्तानी गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग शामिल हो। भारत कनाडा को यह स्पष्ट कर सकता है कि संबंधों में सुधार तभी संभव है जब कनाडा भारत की सुरक्षा चिंताओं, विशेष रूप से खालिस्तानी अलगाववाद को गंभीरता से ले।
लेकिन सवाल तो यह है कि क्या पीएम मोदी और उनके विदेश मंत्री एस जयशंकर ऐसे कदम उठाएंगे? लगता तो नहीं है। अगर कदम उठाना होता तो पीएम मोदी और उनकी सरकार कई मसलों पर डेयरिंग फैसला ले चुकी होती, खासतौर पर चीन के खिलाफ। भारत और चीन के रिश्ते शुरू से ठीक नहीं रहे। चीन ने शुरू में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया और फिर बाद में भारत पर हमला किया। यही वजह है कि चीन को लेकर के देश में नफरत है। चीन को दुश्मन मानने की एक वजह यह भी है कि वो पाकिस्तान के आतंक में उसकी मदद करता है, उसे आतंक फैलाने के लिए हथियारों की सप्लाई करता है। भारत और चीन के बीच कितने भी नफरत भरे रिश्ते हों और दोनों देश शायद ही कभी एक दूसरे को अपना दोस्त माने, लेकिन भारत कभी भी चीन की वन चाइना पॉलिसी को नहीं तोड़ना चाहता। वहीं अमेरिका समेत कई राष्ट्र अपने मन की करते हैं। चीन के लगातार धमकियों के बाद भी अमेरिका की नैन्सी पेलोसी ने साल 2022 में ताइवान की यात्रा की। उन्होंने अलग अलग देशों में संदेश दिया कि अमेरिका चीन से डरता नहीं। अब सवाल उठता है, आखिर चीन की वन चाइना पॉलिसी है क्या, जिसको भारत कभी तोड़ना नहीं चाहता? और चीन के साथ में चाहे कितनी भी दुश्मनी हो, लेकिन फिर भी वो इस पॉलिसी में उसका साथ देता है। दोस्तों, 1949 में जब चीन में गृह युद्ध खत्म हुआ, मेनलैंड पर कम्युनिस्टों का शासन हो गया, तो वन चाइना पॉलिसी अस्तित्व में आई। इसके अनुसार चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और तभी से चीन ने ताइवान को धमकी दी है कि अगर उसने कभी भी खुद को अलग देश घोषित किया तो चीन बल का इस्तेमाल करेगा। वन चाइना पॉलिसी के तहत चीन तिब्बत, हांगकांग और शिंगजियांग को भी अपना क्षेत्र मानता है। वो अपनी नीतियां वन चाइना वन पॉलिसी के तहत ही बताता है और बनाता है। आधिकारिक तौर पर ताइवान को भी रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है। ताइवान भले ही खुद को अलग मानता हो, लेकिन अमेरिका समेत दुनिया के ज्यादातर देश ताइवान को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं दे सके। 1949 से ही भारत वन चाइना नीति का पालन करता रहा है। भारत साफ तौर पर कह चुका है कि वो बीजिंग की सरकार के अलावा किसी और को मान्यता नहीं देता। भारत ने ताइवान के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध ही रखे, लेकिन साल 2008 में और 2008 से भारत ने अपने आधिकारिक बयानों और संयुक्त घोषणा पत्रों में वन चाइना पॉलिसी का जिक्र बंद कर दिया। भारत वन चाइना पॉलिसी को इसलिए नहीं तोड़ता है क्योंकि चीन के साथ हमारे बेहतर कूटनीतिक संबंध हैं। भारत का चीन के साथ व्यापार, अन्य क्षेत्रों में सहयोग है, इसलिए भारत चीन के साथ वन चाइना पॉलिसी को नहीं तोड़ता। भारत और चीन के बीच में व्यापार और आर्थिक सहयोग बहुत गहरे है। इसके अलावा भारत चीन के साथ वन चाइना पॉलिसी का पालन अपने भू राजनीतिक संबंध मजबूत करने के लिए भी करता है। इसके अलावा ये पालन इसलिए भी किया जाता है ताकि दुनिया के अन्य देशों के साथ उसके अच्छे संबंध बने रहें। लेकिन ये कैसे रिश्ते जो चीन भारत के विकास को ध्वस्त करने के लिए पाकिस्तान को खाद पानी देता है, इसके सिर पर हाथ रखा हुआ है। तो वैसी स्थिति में अपने 11 साल के शासन में मोदी कभी वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन नहीं किया। उस अंदाज में भी, उस स्थिति में भी पता नहीं क्यों चीन से अपनी दोस्ती निभा रहे हैं मोदी। हालांकि कनाडा ने शिखर सम्मेलन के लिए गेस्ट लीडर्स के नामों की आधिकारिक घोषणा नहीं की। इसमें प्रमुख विश्व अर्थव्यवस्था के शासनाध्यक्ष हिस्सा लेंगे। हालांकि कनाडाई मीडिया की रिपोर्ट्स में कहा गया कि ओटावा ने ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील के नेताओं को आमंत्रित किया है। ये पहली बार होगा जब बैठक में मोदी शामिल नहीं होंगे, क्योंकि फ्रांस ने उन्हें 2019 में शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया था। समान विचारधारा वाले लोकतंत्र के एक अनौपचारिक समूह के शिखर सम्मेलन में उनकी उपस्थिति को वैश्विक एजेंडे को आकार देने और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को संबोधित करने में भारत की बढ़ती भूमिका के संकेत के रूप में देखा गया। कार्नेगी पूर्ववर्ती जस्टिन ट्रूडो ने हत्या के लिए भारत सरकार को दोषी ठहराया, जबकि भारत ने बार बार कहा कि उन्होंने अपने दावे को किसी सबूत के साथ साबित नहीं किया। इसके बाद राजनयिक विवाद ने संबंधों को अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिया। तभी तो भारत को G7 में न्योता नहीं मिला। फिलहाल अभी तक इसी तरह की खबरें निकल करके सामने आ, हो सकता है कल को कनाडा पर दबाव पड़े या किसी और तरीके से कूटनीतिक लिहाज के फिर वो इनवाइट भी कर सकता है, मगर अभी तक उसने इनवाइट नहीं किया। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर को सुनने के और देखने के बाद? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।